नमस्कार बच्चों। तो आज हम आगे का टॉपिक देखने वाले हैं, परिसंस्था के विनाश का कारण बनने वाले कुछ मनुष्य द्वारा की जाने वाली कुछ प्रक्रियाएं। अब आपको पता है कि मनुष्य क्या है, नई नई चीज़ों का शोध करता है, उसका उपयोग करता है कि नहीं। उस उपयोग द्वारा प्रकृति को कुछ न कुछ नुकसान ज़रूर होता है, और उस नुकसान की भरपाई कौन करता है? मनुष्य खुद करता है, लेकिन उसको वो मालूम नहीं पड़ता है। तो जो भी मनुष्य का क्रियाकलाप करता है उसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव होता है प्रकृति पर, उसमें से परिसंस्थाओं पर। इसलिए देखते हैं, परिसंस्था के विनाश का कारण बनने वाले कुछ मनुष्य द्वारा की जाने वाली कुछ प्रक्रियाएं एवं कृतियाँ। जनसंख्या वृद्धि एवं संसाधनों का अत्यधिक उपयोग। जब देखिए, जनसंख्या वृद्धि एक सबसे बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या वृद्धि होने से क्या होता है ना, वनों की कटाई हो रही है आवास के लिए, फिर खान पान के लिए, फिर आर्थिक जो व्यवस्था है वो कमज़ोर पड़ती जा रही है जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो ये सब विभिन्न प्रकार की जनसंख्या के प्रॉब्लम है, उससे निर्मित समस्याएं हैं। परिसंस्था में मनुष्य प्राणी भक्षक इस समूह में आता है कि नहीं? भक्षक, क्योंकि हम लोग तृतीय घटक के प्राणी हैं। सामान्य परिस्थिति में परिसंस्था मनुष्य को उसके ज़रूरत की जितनी चीज़ें हैं वह आसानी से पूर्ण कर सकती है, परंतु जनसंख्या में हुई वृद्धि के कारण मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बेशुमार साधन संपत्ति का उपयोग करता जा रहा है। जीवन शैली में आए नए बदलावों के कारण मनुष्य को जीने के लिए आवश्यक न्यूनतम जरूरतों की चीज़ों की तुलना में अनावश्यक चीज़ों की मांग बढ़ने लगी है। ओके, जिससे परिसंस्था पर तनाव बढ़ गया है और वर्ज्य पदार्थों का अनुपात क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्लियर? जैसे पहला शहरीकरण। देखिए, पहले गांव में हर चीज़ गांव के जैसी होती थी, आज वहां पर भी शहरीकरण जैसा माहौल होते चले जा रहा है। बढ़ते हुए शहरीकरण की निरंतर चल रही प्रक्रिया के कारण अतिरिक्त घरों का निर्माण और अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खेती की ज़मीन, दलदल वाला भाग, जलाशयों वाला भाग, जंगल, घास वाले प्रदेश का उपयोग हो रहा है। इसलिए परिसंस्था में होने वाले मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण परिसंस्था पूर्ण रूप से बदल रही है या तो नष्ट हो रही है। क्लियर? क्योंकि आजकल आप देखो, जहाँ पर भी खाली ज़मीन मिली वहाँ पर कुछ न कुछ एडजस्टमेंट करके क्या करते हैं, वहाँ पर घर खड़ा कर देते हैं, बिल्डिंग बना देते हैं, है कि नहीं? तो उससे वो ज़मीन का तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही साथ अगर दलदल वाली ज़मीन पे आप बिल्डिंग खड़ा करोगे तो वो क्या हो जाएगा, कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद वो धंस के नीचे चली जाएगी। आगे, औद्योगिकीकरण और यातायात। बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण के लिए लगने वाला कच्चा माल प्राकृतिक वनों को तोड़कर प्राप्त किया जाता है, जिससे जंगल का नाश होता है। यातायात में वृद्धि होने से उसकी सुविधाओं को बढ़ाते समय कई बार जंगलों से या जलाशय की जगहों पर रास्तों का या रेल मार्गों का जाल फैलाया जाता है कि नहीं? तो वहाँ पर भी जमीन का उपयोग हो रहा है। पर्यटन, प्रकृति का निरीक्षण, मनोरंजन, धार्मिक दर्शनों के लिए बड़ी मात्रा में पर्यटक प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए आते हैं। इन पर्यटकों के लिए ऐसी जगहों के परिसर में बड़े पैमाने पर मूलभूत सुविधाओं का निर्माण किया जाता है, जिससे स्थानिक परिसंस्थाएं पर अतिरिक्त तनाव आकर बड़ी मात्रा में नाश होता है। वहाँ पे होटल डेवलप होंगे, वहाँ पे रहने के लिए घर डेवलप होंगे अगर पर्यटन क्षेत्र होगा तो इससे क्या होगा, वहाँ में जो जनसंख्या, वहाँ की जो जनसंख्या है या वहाँ का जो वातावरण है उस पर क्या होगा, उस पर पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा। समझ में आया? आगे देखते हैं। बड़े बांधों के कारण बड़े पैमाने पर जमीन पानी के नीचे चली जाती है, जिससे उस भाग के जंगल और घास वाले प्रदेशों को जलीय परिसंस्था में रूपांतरण हो जाता है। बांधों के कारण नदी के निचले भाग के पानी का प्रवाह कम हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पहले बहते हुए पानी में तैयार हुई परिसंस्थाएं नष्ट हो जाती हैं। तो ये सब कारण है परिसंस्था नष्ट होने के, जो कि मनुष्य द्वारा निर्माण किए जाते हैं। आगे देखते हैं, युद्ध। अब आप सुने होंगे इतिहास, भूगोल या इतिहास में प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध, है कि नहीं? उसमें नुकसान किसका होता है? प्रकृति का नुकसान होता है, और प्रकृति का नुकसान होता है तो वो नुकसान हमें भी झेलना पड़ता है। जमीन, पानी, खनिज संपत्ति या किसी आर्थिक और राजकीय कारणों से
मानवीय समूहों में स्पर्धा और मतभेदों से युद्ध होता है। युद्ध में बड़े पैमाने पर बम वर्षा, सुरंग विस्फोट किए जाते हैं। इससे केवल जीव हानि ही होती है, ऐसा नहीं है। तो प्राकृतिक परिसंस्थाओं में भी बड़े पैमाने पर क्या होता है, बदलाव होता है और वे नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, अकाल जैसे प्राकृतिक आपदाओं के कारण और मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण कुछ प्राकृतिक परिसंस्थाओं का अलग प्रकार की परिसंस्थाओं में रूपांतरण होता है। कुछ परिसंस्थाओं का विनाश होता है तो कुछ परिसंस्थाएं पूर्ण रूप से क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। प्राकृतिक परिसंस्था जीवमंडल का संतुलन बनाए रखने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए उनका संरक्षण करना, उनका बचाव करना यह बहुत ही ज़रूरी है। समझ में आया? तो इस तरीके से हमने अपना ये पार्ट देख लिया है। बाकी नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।